नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंबेडकर नगर में अनाड़ी चला रहे थे अस्पताल, बीए पास युवक और इंटर के छात्र ने कर दी सर्जरी, प्रसूता की मौत। प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल में राजधानी के अस्पतालों जैसी उच्च स्तरीय सुविधाएं जल्द, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश में बदले हुए उत्तर पुस्तिका पैटर्न से पहली बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं, 18 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षा। आगरा, मथुरा समेत 18 जिले संवेदनशील घोषित। कैंसर के खिलाफ महाअभियान, यूपी के हर जिले में 100 कैंप लगाकर होगी युवाओं में कैंसर के खतरे की जांच। उत्तर प्रदेश में बदला चालान का नियम, अब 5 चालान कटे तो छिन जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस। होली पर यात्रियों की भीड़ के लिए 3 विशेष ट्रेनें प्रयागराज और सूबेदारगंज से होकर गुजरेंगी। बिहार, बंगाल जाने वालों को कंफर्म चेकिंग की सुविधा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को कानपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विकास के दावों से लेकर कानून व्यवस्था तक के मुद्दों पर भाजपा सरकार की जमकर घेरेबंदी की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने औद्योगिक नगरी कानपुर को बदनामपुर और स्मार्ट सिटी को जामपुर में तब्दील कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज कानपुर का नाम सकारात्मक वजहों से नहीं, बल्कि पुलिस वकील विवाद, कार पलटने की घटनाओं और एनकाउंटर की स्क्रिप्ट के लिए सुर्खियों में रहता है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से कानपुर 45 मिनट में पहुंचाने का दावा करने वालों को गंगा पुल पर लगा 90 मिनट का जाम दिखाई नहीं देता। प्रशासन को मोतियाबिंद हो गया है। अखबार से करना चाहिए। बात आज के अखबार से इसलिए शुरू करनी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बात को हमें समझना चाहिए कि बीजेपी हमें कितना उलझाती चली जा रही है। और अगर कानपुर की बात हो तो कानपुर का नाम भारतीय जनता पार्टी ने बदनामपुर बना दिया है। कानपुर का नाम, और भाजपा ने कानपुर को बदनामपुर बना दिया। और एक घटना नहीं है जिसकी वजह से मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। आज कानपुर का नाम सुर्खियों में किस लिए लिया जाता है? हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, कार पलटने के मामले में पुलिस वकील की कुख्यात गुटबाजी के लिए, पुलिस वकील की कुख्यात गुटबाजी के लिए, इनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए, पुलिस पर गलत एफआईआर दर्ज करने के मामले में कोर्ट द्वारा कई हजार का जुर्माना लगाने के मामले में, गलत अफवाह फैलाने पर भाजपाइयों पर एफआईआर होने के मामले में कानपुर को बदनामपुर बना दिया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रानीगंज स्थित आनंद विहार अपार्टमेंट तन्मय यादव के निवास पहुंचे, जहां पर अपार्टमेंट के लोगों ने उनका स्वागत किया। तन्मय यादव ने बताया कि वो एक साहित्यकार फैमिली से आते हैं। अखिलेश यादव का आना हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। इस दौरान नगर अध्यक्ष फजल महमूद भी अखिलेश के साथ पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश की सिक्योरिटी ने उन्हें साथ में नहीं जाने दिया। नवयुवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी आज हमारे घर आ रहे हैं। कानपुर दौरा है, तो आपके यहाँ भी आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं और क्या समाज क्या करना चाहिए? आदरणीय अखिलेश यादव जी आज यहाँ आनंद विहार तिलक नगर में हमारे घर पधार रहे हैं और साहित्यकारों से उनका बहुत जुड़ाव रहा है। मेरे नाना हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री गिरिराज किशोर जी रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में विवाह पूर्व आशीर्वाद देने वो मेरे घर आ रहे हैं। और सर क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, नवयुवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए शायद मेरे लिए वो यहाँ आ रहे हैं। और नवयुवाओं की पार्टी है समाजवादी पार्टी, सब नवयुवा उससे जुड़े और 27 में सरकार बनाए, ऐसा शायद अखिलेश यादव जी की इच्छा है।
और नवयुवाओं को बहुत आगे बढ़ाते हैं। और अब खबर बलिया से है, जहां महाशिवरात्रि पर्व की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शहर के प्रमुख शिव मंदिरों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने विशेष रूप से बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर सहित अन्य शिवालयों में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और मंदिर प्रशासन व पुजारियों से बातचीत भी की। निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाजनक दर्शन व्यवस्था, साफ सफाई, बैरिकेडिंग और भीड़ नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रमों के दृष्टिगत पूरे जनपद में व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। हर जगह पुलिस कार्मिकों की और उनके काउंटर पार्ट मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है और शोभा यात्रा और सब लोग शिवालय पे आके अपना जलाभिषेक करें सभी जगह, क्योंकि जैसा आप लोगों को विदित है, इसके अलावा कारो है, उधर कोटवा नारायणपुर है, इसके अलावा उस दिन स्नान भी है। सारे घाटों पे भी पुलिस की व्यवस्था रहेगी और उम्मीद है कि विगत वर्षों की तरह बहुत अच्छी तरह से हंसी खुशी के माहौल में और सकुशल संपन्न कराया जाएगा। और अब खबर बलिया से है, जहां बलिया जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने समाज में शिक्षकों के प्रति विश्वास को हिलाकर रख दिया है। शहर की जीरा बस्ती स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में तैनात एक शिक्षक पर अपनी ही नाबालिग छात्रा के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म करने और उसे डराने धमकाने का आरोप लगा है। पुलिस और परिजनों के मुताबिक आरोपी शिक्षक की पहचान नित्यानंद उपाध्याय के रूप में हुई है, जो मूल रूप से अम्बेडकर जिले के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वो लगभग 4 साल पहले इस केंद्रीय विद्यालय में स्थायी शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था। उस समय पीड़ित छात्र महज 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। घटना का खुलासा तब हुआ जब आरोपी शिक्षक की शादी कहीं और तय हो गई। छात्रा को इस बात का पता चलने पर उसने शिक्षक पर खुद से शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोपी से पूछताछ में कई और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और अब खबर बलिया से है, जहां बलिया के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के एक गांव रूपवार तवायफ, अब यह नाम ही गांव के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गांव के नाम की वजह से ही यहां के लोगों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। गांव के लोग इसका नाम बदलने की मांग लंबे समय से करते नजर आ रहे हैं। अब जाकर इनकी मांग कुछ सार्थक होती दिख रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में, या यूं कहें कि अधिकारियों द्वारा इस काम को किया जा रहा है। आज गांव में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में गांव में नाम बदलने को लेकर खुली बैठक और सर्वसम्मति से सभी ने गांव का नाम बदलकर देवपुर रखने का फैसला लिया। आज इस खड़सरा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव रूपवार तवायफ का नाम बदलने के लिए ये खुली बैठक बुलाई गई थी। हमारे सचिव और ग्राम प्रधान की उपस्थिति में ये बैठक होनी है, जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि ग्रामवासी चाहते थे कि इसका नाम बदल दिया जाए ताकि हम सम्मानपूर्वक इसका नाम कहीं भी रख सकें। इन लोगों ने सर्वसम्मत से इसका नाम देवपुर रखा। मैं चाहती हूँ कि हम सब चाहते हैं कि रूपवार तवायफ हट जाए। हमारा नाम रूपवार तवायफ हटा के हमारे गांव का नाम देवपुर रखा जाए, क्योंकि इस रूपवार तवायफ से बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। अगर हम कितने भी बड़े स्कूल हो या छोटे स्कूल में जाते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं तो वहाँ रूपवार तवायफ देख के ही हमें इग्नोर किया जाता है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं। बहुत ज़्यादा दौड़ने के बाद हमारा एडमिशन लिया जाता है, क्योंकि ये जो रूपवार तवायफ है ये अंग्रेज़ों का रखा हुआ नाम है, क्योंकि यहाँ पे पहले बेसिया लोग रहते थे। इनके वजह से अंग्रेज ने इन्हें रूपवार तवायफ नाम दे के रखा था। यहाँ पे पंचायत इसलिए हुई है कि हम लोग का गांव का नाम रूपवार तवायफ रखा गया है, तो हम लोग का निवेदन है, सबका निवेदन है कि रूपवार तवायफ हटाकर देवपुर रखा जाए, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। रिश्ता आने में भी परेशानी हो रही है, अगर हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तब भी परेशानी होती है, या कहीं सफ़र करते हैं तब भी परेशानी होती है,
जैसे कोई पूछता है कि तुम्हारे गांव का क्या नाम है, तो हम लोग बता देते हैं कि रुपवार तो आए हो, तो इससे मजाक उड़ाते हैं लोग। तो हम लोग का यही निवेदन है कि रुपवार तो आए हटाकर देवपुर रखा जाए। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां कानपुर के नवाबगंज स्थित बाबा जागेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के पावन अवसर पर कई भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्री जागेश्वर महादेव प्रबंधक सभा की ओर से बताया गया कि पिछले कई सालों से हर शिवरात्रि पर बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। कार्यक्रमों में गणेश विवाह, हल्दी मेहंदी, बन्ना बन्नी, शिव विवाह प्रसंग, बधाई गीत आदि सांस्कृतिक आयोजन होंगे। शाम करीब 7 बजे बाबा की विशेष आरती भी की जाएगी। सबसे पहले जागेश्वर बाबा की जय। सभी लोग हाथ उठाकर जय बोल जागेश्वर बाबा की जय। आज शिवरात्रि का महापर्व है, बहुत बड़ा पर्व है, और इस पर्व में इस बार रविवार को होने के कारण बहुत अधिक भीड़ आने की संभावना है। जागेश्वर कमेटी, मैं कमेटी का महामंत्री प्राण श्रीवास्तव, हमारे बगल में कमेटी के उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी रोहन जी, जीतू पांडे संयोजक जी, बबलू श्रीवास्तव, ये जो महिला कार्यक्रम है उसके ये संयोजक हैं। तो कल 2 बजे से बाबा की हल्दी मेहंदी और माता रानी माँ गौरा की हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें गणेश वंदना होगी। उसके बाद हल्दी मेहंदी गाई जाएगी और बाबा माता रानी की हल्दी मेहंदी हम लोग बाबा की श्रृंगार करने के लिए उससे ढोल नगाड़ों के साथ गर्भगृह में जाएंगे बाबा की। फिर वहीं पे सारी रस्में होंगी, सारा श्रृंगार किया जाएगा। फिर उसके बाद वहां से आके बधाई गीत ये सब गाएंगे। और अब आगे बढ़ते खबरों में, महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही है। डीसीपी पश्चिम कासिम आबादी ने खुद मोर्चा संभालते हुए क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों, गंगा घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया। डीसीपी पश्चिम कासिम आबादी ने ऐतिहासिक बिठूर स्थित वनखंडेश्वर मंदिर का दौरा भी किया। उन्होंने मंदिर परिसर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की कतारबद्ध व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के उपायों का जायजा भी लिया। इसके साथ ही उन्होंने बिठूर के विभिन्न गंगा घाटों का भी निरीक्षण किया, जहां पर्व के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व और क्षेत्र में निकलने वाली भव्य शिव बारात को सकुशल संपन्न कराने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह एक्शन मोड में है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विपिन टांडा ने घाटमपुर और सचेडी थाने का औचक निरीक्षण किया। जेसीपी के अचानक पहुंचने से पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई। घाटमपुर पहुंचते ही ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने सबसे पहले प्रसिद्ध मां कुष्मांडा देवी मंदिर में दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। दर्शन के पश्चात उन्होंने मंदिर परिसर का बारीकी से निरीक्षण भी किया। महाशिवरात्रि पर यहां होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए उन्होंने सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आते ही सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हरिद्वार, ऋषिकेश, गौमुख और अनूप शहर समेत गंगा के तमाम प्रमुख घाटों से गंगा जल भरकर शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। चारों तरफ केवल बम बम भोले और जय भोले की गूंज सुनाई दे रही है। कावड़ यात्रा का सबसे सुंदर नजारा तब देखने को मिला जब भारी भरकम कावड़ उठाए शिव भक्तों के बीच 10 से 12 साल के छोटे छोटे बच्चे भी कंधों पर कावड़ धारण किए पैदल चलते हुए नजर आए। कड़कड़ाती ठंड और लंबी दूरी की परवाह किए बिना इन नन्हे शिव भक्तों के चेहरों पर भक्ति की अद्भुत चमक और खुशी की लहर दिखाई दे रही है। अच्छा, कितने किलोमीटर लगभग पैदल चलना होगा? 120-130 के करीब। अच्छा,
भोले की कावड़ लाते समय कैसी खुशी महसूस हो रही है और किस तरह का महसूस हो रही है? कावड़ लेके आ रहे हैं तो। और किस तरह का माहौल है रास्ते में देखने में? किस तरह? एकदम बढ़िया, मजेदार, फर्स्ट क्लास। अनुत्साह से ला रहे हैं सब, वृंदावन चढ़ाने। अच्छा, वृंदावन चढ़ाओगे। अच्छा, जिस तरह से रास्ते में जो पैदल चल के आ रहे हैं तो किस तरह की व्यवस्था देखने को आप लोगों को मिली है? बढ़िया है। और किस तरह की खुशी है कावड़ लेके आ रहे हैं जब आप? बढ़िया खुशी हो रही है हमें, जो पैदल यात्रा कर रहे हैं। बढ़िया है। अच्छा भोले जी, करीब कितनी किलोमीटर पैदल चल के जाओगे? अच्छा, ये छोटे छोटे मासूम जो बच्चे हैं भोले, ये भी गंगा जल लेके आए? हाँ, गंगा जल लेके आए। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत फतेहगढ़ स्थित रखा बालिका इंटर कॉलेज एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय दनियापुर परिवहन विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़, एआरटीओ प्रशासन कृष्ण कुमार यादव, एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत, डीडीओ श्याम कुमार तिवारी, बीएसए और बीएसए बीपी सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। अवश्य पहनूंगा, वो पहना। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मर्चेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव शुक्रवार को मनीराम बगिया स्थित मेनी माधव धर्मशाला में हुआ। बताया गया कि एसोसिएशन के 27 पदों के लिए यहां कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं 200 से ज्यादा वोटर्स प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इससे पहले एसोसिएशन की आम सभा भी हुई, जिसमें कई मुद्दों पर मंथन किया गया। संगठन के आने वाले कामों को लेकर यहां पर रणनीति भी तैयार की गई। आज दिनांक 13 फरवरी 2026 को हमारी संस्था का त्रिवर्षीय आम चुनाव संपन्न होने जा रहा है, जो कि मेरी माधव धर्मशाला में हर इलेक्शन की भांति हो रहा है। और हमारे संस्था के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और संस्था में कई पदों पर चुनाव निर्विरोध हो चुका है, चयन हो चुका है। केवल एक पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद के लिए चुनाव होने की संभावना है। वो अभी चुनाव अधिकारी आएंगे, उसके बाद तय होगा। और अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले के इटावा कस्बे में पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी द्वारा पहली बार 2 दिवसीय दंगल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने भी शिरकत की और वहीं दीप प्रज्वलित कर दंगल का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय दंगल में देश विदेश के दर्जनों पहलवानों ने हिस्सा लिया, जबकि दर्शकों की भीड़ हजारों की संख्या में उपस्थित रही। अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद दुनिया में यूएस केवल एक ऐसा देश है जो हमारे बराबर की कुछ सुविधा दे रहा है। जो सुविधा खिलाड़ियों को हमारा देश दे रहा है, यह मत सोचिएगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते ये बात कह रहा हूँ। मैं एक खिलाड़ी होने के नाते कह रहा हूँ, वो सुविधा दुनिया का कोई देश नहीं दे रहा है जो सुविधा आज खेल के क्षेत्र में हमारा देश दे रहा है। इसलिए अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस करने की जरूरत है।
और अब खबर कासगंज से है, जहां कासगंज जनपद के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गणेशपुर भाटन में बच्चों के मामूली विवाद ने उस समय रौद्र रूप ले लिया जब दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। घटना में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कुल 13 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आज सुबह 8:30-9 बजे के करीब कई लोग घायल अवस्था में CHC पर आए थे। तो पूछने पर पता चला कि गांव गणेशपुर भटान सुन्नगढ़ी के लोगों में आपस में कुछ विवाद हो गया, जिसमें काफ़ी चोटें आई हैं, सिर में और पूरे शरीर में काफ़ी चोटें आई हैं। करीब 13 लोग घायल हैं, अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं। उनका उपचार और मेडिकल चल रहा है। रेफर भी किए हैं क्या? अभी तक 8 लोग रेफर किए जा चुके हैं जिला अस्पताल और आगे के लिए। जो घायल है उनकी कैसी हालत है? एक व्यक्ति ज़्यादा सीरियस हैं, बाकी के चोटें गंभीर हैं, पर सीरियस एक ही हैं। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी जनपद के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव में वृद्ध महिला की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि यह हत्या किसी पुरानी रंजिश में नहीं बल्कि मात्र 300 रुपए की चोरी के विरोध में की गई है। पुलिस के खुलासे के अनुसार आरोपी ने हत्या वाले दिन महिला को अपनी कुर्ती की जेब में पैसे रखते हुए देख लिया था। उसी समय आरोपी ने चोरी की योजना बनाई। 10 फरवरी की रात जब आरोपी घुंटी पर टंगी कुर्ती से पैसे निकाल रहा था, तभी वृद्धा की नींद खुल गई। महिला ने आरोपी को पहचान लिया और उसका नाम लेकर शोर मचाना शुरू कर दिया। खुद को फंसता देख और पहचान उजागर होने के डर से आरोपी ने वृद्धा पर हमला कर दिया। अभी 3 दिन पहले दिनांक 10 फरवरी को थाना संदीपन घाट के ग्राम काजीपुर में एक वृद्ध महिला की हत्या हुई थी और वो सोते समय उसकी हत्या की गई थी गला दबाकर। उसमें तत्काल अभियोग दर्ज किया गया था। उसी घटना का आज खुलासा हुआ है। उसमें जो अभियुक्त था ओम प्रकाश उर्फ छोटू गिरफ्तार हुआ है। ओम प्रकाश उर्फ छोटू ने पूछताछ में बताया कि वो लालच में वृद्धा की हत्या किया था। उसने दिन में वृद्धा को अपने कुर्ती की जेब में कुछ पैसे रखते हुए देख लिया था और जब वो सो रही थी तो सोचा था वही पैसे जाके वो चोरी कर लेगा, निकाल लेगा। और अब आगे बढ़ते खबरों में, शहर में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर उसके पूर्व कर्मचारी की लाश फंदे से लटकती हुई मिली है। मृतक के भाई ने प्रॉपर्टी डीलर पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की पहचान शहर निवासी अनिल पाल, जिसकी उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। आज दिनांक 13 फरवरी 2026 को एक व्यक्ति की रस्सी के फंदे से लटक करके आत्महत्या कर लेने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को उतरवा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य पहलुओं के तथ्याने के आधार पर समुचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। फ्लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय